दिलावर जी हमारे शिक्षा मंत्री, दुर्भाग्य है कि किस तरह से उन्होंने इनके बयान आते हैं। इनका बयान चल रहा था कुछ टीवी डिबेट में कि केंद्र के शिक्षा मंत्री दे देंगे तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। तो मैं आपके माध्यम से राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को पूछना चाह रहा हूं कि आपने कहा था वो दे देंगे तो हम भी दे देंगे, तो आप कब दे रहे हो? और उनसे ज्यादा आपके इस्तीफे की जरूरत है राजस्थान के युवाओं को। वो पीड़ा ये थी कि जो राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी मानगढ़ पे आके कह देते हैं, भले कांग्रेस के लीडर हो, बीजेपी के हो, कि आदिवासी यहां का मूल निवासी है, लेकिन विश्व पटल पे भारत सरकार ने हमेशा ये कहा है कि भारत में कोई आदिवासी नहीं रहता है। क्या आदिवासियों के नाम पर फिर शुरू हो गई सबसे बड़ी सियासी जंग? क्या राजस्थान में शिक्षा, यूसीसी और आदिवासी अधिकारों को लेकर अब खुलकर आमने सामने आ गई है सत्ता और विपक्ष? और आखिर ऐसा क्या कह दिया सांसद राजकुमार रोत ने कि सीधे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बीजेपी सरकार और राष्ट्रीय पार्टियों पर एक साथ हमला बोल दिया? डूंगरपुर से उठी ये आवाज अब सिर्फ वागड़ तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे राजस्थान की राजनीति में नई बहस छेड़ चुकी है। चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर आदिवासी मुद्दे को लेकर सियासी पारा बढ़ गया है। भारत आदिवासी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र से सांसद राजकुमार रोत ने राज्य सरकार, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत और केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला है। डूंगरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने शिक्षा व्यवस्था से लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन में आदिवासियों के अधिकारों तक कई ऐसे सवाल उठाए जिनसे राजनीतिक गलियारों में नई बहस शुरू हो गई। आसपुर विधायक उमेश मीणा, जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में सांसद राजकुमार रोत ने सबसे पहले राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को निशाने पर लिया। दिलावर जी हमारे शिक्षा मंत्री, दुर्भाग्य है कि किस तरह से उन्होंने इनके बयान आते हैं। इनका बयान चल रहा था कुछ टीवी डिबेट में कि केंद्र के शिक्षा मंत्री दे देंगे तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। तो मैं आपके माध्यम से राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को पूछना चाह रहा हूं कि आपने कहा था वो दे देंगे तो हम भी दे देंगे, तो आप कब दे रहे हो? और उनसे ज्यादा आपके इस्तीफे की जरूरत है राजस्थान के युवाओं को। उन्होंने हाल ही में दिए गए उस बयान का जिक्र किया जिसमें शिक्षा मंत्री ने कहा था कि अगर केंद्र के शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे तो वो भी इस्तीफा दे देंगे। राजकुमार रोत ने इस बयान पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं और शिक्षकों को केंद्र के किसी मंत्री से पहले राजस्थान के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की जरूरत है। उनका आरोप था कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था लगातार बदहाल होती चली जा रही है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और सरकार शिक्षा सुधार के बजाय केवल बयानबाजी में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मंत्री अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से निभाने में असफल रहता है तो फिर उसे नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ देना चाहिए। रोत ने सवाल उठाया कि जब खुद शिक्षा मंत्री इस्तीफे की बात कर चुके हैं तो अब वो अपने बयान पर कब अमल करेंगे। उनके बाद सांसद राजकुमार रोत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी हालिया यात्रा का जिक्र करते हुए आदिवासी समुदाय के अधिकारों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि संयुक्त राष्ट्र के मंच पर उन्होंने भारत के आदिवासी समाज की वास्तविक स्थिति और उनके संवैधानिक अधिकारों को मजबूती से रखा। रोत ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों राष्ट्रीय दलों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के समय आदिवासियों को देश का मूल निवासी बताया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तस्वीर पूरी तरह अलग दिखती है। उनका कहना था कि वर्षों से भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र में ये रुख रखती रही है कि भारत में ऐसा कोई विशेष आदिवासी समुदाय नहीं है जिसे अलग पहचान के साथ देखा जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के भीतर आदिवासियों के सम्मान और अधिकारों की बात की जाती है, लेकिन वैश्विक मंचों पर उनके अस्तित्व को लेकर अलग संदेश दिया जाता है। उनके अनुसार ये दोहरा रवैया आदिवासी समाज के साथ अन्याय है और अब इसे पूरे देश के सामने लाने का समय आ गया है। सांसद रोत ने कहा कि भारत आदिवासी पार्टी आने वाले समय में पूरे देश के आदिवासी क्षेत्रों में व्यापक जन जागरण अभियान चलाएगी। इस अभियान के जरिए लोगों को बताया जाएगा कि राष्ट्रीय पार्टियां चुनावी मंचों पर क्या कहती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका रुख क्या रहता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि आदिवासी समाज अब केवल वोट बैंक बनकर नहीं रहेगा, बल्कि अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आवाज उठाएगा। अपने संबोधन के दौरान राजकुमार रोत ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि यूसीसी के नाम पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है। रोत का कहना है कि यूसीसी एक कानूनी और संवैधानिक विषय है, जबकि धर्म पूरी तरह अलग विषय है। उन्होंने आरोप
आरोप लगाया कि इन दोनों मुद्दों को जानबूझकर एक दूसरे से जोड़कर समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासी समाज की अपनी परंपराएं, अपनी सामाजिक व्यवस्थाएं और सांस्कृतिक पहचान है। यदि किसी भी नीति के माध्यम से इन पर प्रभाव डालने की कोशिश होगी तो उसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होगा। सांसद ने आरोप लगाया कि राजस्थान में यूसीसी के मुद्दे को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है और इसके जरिए आदिवासी समाज को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। कहा कि उनकी पार्टी किसी भी ऐसी नीति का विरोध करेगी जो समाज में भेदभाव पैदा करे या आदिवासी समुदाय की परंपराओं और अधिकारों को कमजोर करे। राजकुमार रोत ने अपने भाषण में यह भी कहा कि आदिवासी समाज अब पहले जैसा नहीं रहा है। आज का युवा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है और सरकार से जवाब मांग रहा है। उन्होंने कहा कि अब केवल चुनाव के समय वादे करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सरकारों को अपने फैसलों और नीतियों का हिसाब भी देना होगा। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि भारत आदिवासी पार्टी का उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की पहचान, संस्कृति, शिक्षा, रोजगार और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है। पार्टी आने वाले समय में इन मुद्दों को गांव-गांव और शहर-शहर तक ले जाएगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राजकुमार रोत के इन बयानों से राजस्थान की राजनीति में आदिवासी मुद्दा एक बार फिर केंद्र में आ सकता है, खासकर ऐसे समय में जब प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक न्याय और यूसीसी जैसे विषय पहले से चर्चा में चल रहे हैं। तब इस तरह के बयान राजनीतिक बहस को और ज्यादा तेज कर सकते हैं। हालांकि इन आरोपों पर सरकार या संबंधित नेताओं की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया सामने आना अभी बाकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये विवाद केवल बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर प्रदेश की राजनीति में किसी बड़े टकराव का कारण बनेगा। फिलहाल इतना तय है कि डूंगरपुर से उठी ये आवाज अब पूरे राजस्थान में सुनाई देने लगी है। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल, यूसीसी पर नई बहस, आदिवासी अधिकारों को लेकर छिड़ी राजनीतिक जंग आने वाले दिनों में और तेज हो जाएगी। अब निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार इन सवालों का जवाब कैसे देती है और क्या विपक्ष इस मुद्दे को प्रदेशव्यापी आंदोलन का रूप देने में सफल होता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी जी पे जिस तरह से एजुकेशन व्यवस्था को कहे कि एक तरह का बंडा ढाल करने का इन पे आरोप लगा था। नीट पेपर लीक देश का सबसे बड़ा पेपर होता है जिसमें 22 से 25 लाख के आसपास युवा हर बार हिस्सा लेते हैं और नीट पेपर लीक हुआ। कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली जो नीट की तैयारी कर रहे थे। अच्छा पेपर गया था, उनके कई अभिभावकों ने आत्महत्या कर ली। कई जिला मुख्यालय पे कई इलाकों में आंदोलन हुआ छोटा मोटा, लेकिन सरकार की जू नहीं रहेगी। हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस बार कहा जाए कि एक खूबसूरत पल सामने आया। लोकतंत्र की ताकत के रूप में जो युवाओं ने, और आजाद भारत में पहली बार युवाओं ने एक बड़ा आंदोलन किया और जो सरकार कहती थी कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, वो सरकार झुकी और जो सरकार अपने आप को तानाशाही समझती थी, उस सरकार को देश के युवाओं ने एहसास कराया कि ये राजशाही नहीं, ये लोकतंत्र है। इस बार देश के युवाओं ने स्वीकार कराया। मैं उन सारे युवा जिन्होंने दिल्ली जंतर मंतर से लगा के पूरे देश में और विशेषकर हमारे बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो मोर्चा संभाला, इन सारे युवा साथियों को, तमाम संगठनों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने लोकतंत्र की ताकत का सरकार को एहसास कराया। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन एक बड़ा सवाल है और यह सवाल पूरा देश का युवा कर रहा है कि क्या इस्तीफे मात्र से हमारे देश की एजुकेशन व्यवस्था सुधरेगी? क्या इस्तीफा मात्र से जो पेपर लीक की घटना है वो हमेशा के लिए रुकेगी? इसका उत्तर सरकार के पास नहीं है। तो होनी चाहिए जो आज नहीं है। हम आदिवासी इलाके की बात करें, इस पूरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्कूल की भौतिक सुविधा नहीं है, बच्चे के लिए बैठने के कमरे नहीं है। 3-3 क्लास के बच्चे एक रूम में बैठ रहे हैं। शौचालय नहीं है। बालिकाएं 12वीं तक वाली बालिका बाहर शौचालय करने के लिए जा रही है और हमारे देश के लोग कह रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन, महिला सम्मान की बात करते हैं।
लेकिन हमारी बहन बेटियों के लिए स्कूलों में शौचालय नहीं है, कमरे नहीं है, पानी, शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। और जो सरकारें किसी व्यक्ति को शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और शुद्ध खाना देने में विफल हो, तो स्वीकार करना चाहिए कि वो सरकारें देश को सही ढंग से नहीं चला रही। तो नीट पेपर लीक में धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा रहा है, भारत आदिवासी पार्टी का इसमें आधिकारिक बयान है सबकी तरफ से कि इस्तीफा तो हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है उनके कार्यकाल में एजुकेशन व्यवस्था को सुधारे और विशेषकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जो भौतिक सुविधा खत्म हो चुकी है उसको सुधारे। पेपर लीक घटना में ऐसे लोग जो इन्वॉल्व थे, इन लोगों पे कड़ी से कड़ी, क्योंकि हमारा एक राजस्थान का सीकर का जो था कोचिंग चला रहा था, आज भी इसका कोचिंग चल रहा है, वहां बुलडोजर नहीं चला। महाराष्ट्र में जो व्यक्ति पकड़ में आया जो संघ से रिलेटेड था, धर्मेंद्र प्रधान जी का काफी नजदीक था, उस पर कोई कार्रवाई अभी तक सिर्फ गिरफ्तार होकर सरकार ने अपनी जवाबदेही या अपनी जिम्मेदारी को समझ के इस्तीफा नहीं दिया है। ये युवाओं के दबाव में, देश की आवाम के दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया है, सरकार ने मर्जी से नहीं दिया है। आगे आज हमारे तमाम पदाधिकारियों ने मेरा स्वागत किया, इन सबकी मेहरबानी से, बांसवाड़ा डूंगरपुर की आम जनता की मेहरबानी से मुझे सांसद बनने का अवसर मिला। बांसवाड़ा डूंगरपुर के साथ ही पूरे देश के आदिवासी दलित पिछड़ों की आवाज बनने के लिए विश्व पटल पे संयुक्त राष्ट्र संघ जेनेवा में मुझे प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। मैं जेनेवा पहुंचा, मुझे खुशी भी हुई कि मुझे देश लेवल के आदिवासी दलित पिछड़ों की आवाज बनने का, देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। लेकिन वहां जाने के बाद एक पीड़ा हुई, वो पीड़ा काफी गंभीर थी। वो पीड़ा ये थी कि जो राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी आदिवासी समाज की बात करती है, अधिकारों के लिए बात कर लेती है, अपने भाषणों में आके आदिवासी दिवस मनाने के लिए आ जाते हैं, बिरसा मुंडा दिवस मनाते हैं, मानगढ़ पे आके कह देते हैं, भले कांग्रेस के लीडर हो, बीजेपी के हो, कि आदिवासी यहाँ का मूल निवासी है। लेकिन विश्व पटल पे भारत सरकार ने हमेशा ये कहा है कि भारत में कोई आदिवासी नहीं रहता है। इस देश के आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा कुठाराघात करने का काम किया है। इसमें ये कहा है कि भारत में किसी प्रकार कोई विशेष आदिवासी समुदाय नहीं रहता है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है और हमने इस बात का खंडन किया है पुरजोर तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ में। हमने कहा है कि भारत में 14 से 15 करोड़ के आसपास आदिवासी समुदाय रह रहा है और इनकी आज दयनीय स्थिति है। शिक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा विस्थापित आदिवासी समुदाय हो रहा है। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का हमारा जो सफर रहा, और आज से ही हम ये अभियान चलाएंगे राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ कि जो पार्टी यहाँ पर आदिवासी की बात करती है, आदिवासी मोर्चा बना रखा है उन्होंने राष्ट्रीय पार्टियों ने, लेकिन विश्व पटल पे जाके कहती है कि भारत में कोई आदिवासी समुदाय नहीं रहता है। तो इन राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ भारत आदिवासी पार्टी और तमाम सामाजिक संगठनों के द्वारा पूरे देश के आदिवासी इलाकों में इसका जन जागरण किया जाएगा और उनके खिलाफ पुरजोर तरीके से अभियान चलाया जाएगा। इनके यहाँ तो स्वीकार करें उन्होंने क्या कहा, जनता को बताए, या फिर उनकी गलती स्वीकार करें। साथ ही जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ, अनशन हुआ, हम सबने समर्थन किया, आप सबने, सारे देश के युवाओं ने किया। और पहली बार ये धर्म से उठ के, जाति से उठ के पहला आंदोलन हुआ। यहां पर किसी प्रकार का धर्म जाति का फैक्टर नहीं हुआ। प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक धर्म के लोग, और राजनीतिक फैक्टर भी नहीं रहा। यहां पर प्रत्येक राजनीतिक दलों के लोगों ने जो हम सब के लिए अनभिज्ञ है। वो अनशन ऐसा था, एक विचित्र प्रकार का अनशन था। बहती नदी में लकड़ियां डाल के बहती नदी में 25 दिन तक अनशन चला।
और वो केन बेतवा, छतरपुर मध्य प्रदेश में। केन बेतवा एक परियोजना है, उस परियोजना से 10 से 15 हजार आदिवासी परिवार विस्थापित हो रहे। इन आदिवासी परिवारों ने अनशन किया 20 से 25 दिन तक बहती नदी में। जो नदी में अनशन कर रहे थे उनकी चमड़ियां चली गई थी शरीर पे, 25-25 दिन तक नदी में रहे, उनकी चमड़ियां चली गई थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश की सरकार हो या विपक्ष हो या मुख्य मीडिया हो, हम सबका ध्यान नहीं जा पाया है वहां। आज भी चल रहा है वहां तानाशाही भी हुई है। हजारों की संख्या में वहां अनशन चल रहा, आंदोलन कर रहे हैं लोग, सैकड़ों की संख्या में अनशन पे बैठे थे। तो भारत आदिवासी पार्टी आप मीडिया के माध्यम से केन बेतवा परियोजना में जो अनशन चल रहा है, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाह रहे हैं कि जो आदिवासी अपने अस्तित्व के लिए, अपने मकानों के लिए, अपने घर गुजारे के लिए, अपने जीवन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष कर रहा है, उनकी बात को सुना जाए और उनका समाधान किया जाए। आज जिस तरीके से अभी तीसरा जो विषय है, गंभीर विषय है, का कानून का इतिहास लंबा चौड़ा रहा है। राजस्थान सहित इससे पहले उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और शायद असम, 2 से 3 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू किया गया। वहां पर आदिवासी समुदाय को यूसीसी से बाहर रखा गया है। हम सबको समझने की जरूरत है कि यूसीसी क्या है और आदिवासी समुदाय को यूसीसी से अलग क्यों रखा जा रहा है। समान नागरिक संहिता मतलब सभी प्रकार के रीति रिवाज, सभी प्रकार के लॉ एक समान रूप से व्यक्तियों पे लागू होंगे। लेकिन आदिवासी समुदाय की, इनकी विवाह पद्धति, इनका रहन सहन, ट्रेडिशनल कल्चर, ट्रेडिशनल लॉ, आदिवासी समुदाय की आइडेंटिटी, उनका कल्चर, ट्रेडिशनल लॉ, ये सारे खत्म हो जाएंगे। इसलिए सामाजिक संगठनों ने देश लेवल पे जब यूसीसी को लेके केंद्र सरकार ने बिल पास किया, उस समय से ही आंदोलन था। और भारत के गृह मंत्री जी के खुद के बयान है कि संपूर्ण आदिवासी समुदाय को यूसीसी से बाहर रखा जाएगा। उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान की सरकार अभी इसमें धर्म का कार्ड खेल रही है। यूसीसी का जो भी बायलॉज बनाने वाले हैं, जो नियम बनाने वाले हैं, हमारी जानकारी में आया है, हमारे उदयपुर के सांसद मन्नालाल जी रावत का एक बयान अभी आया है और उन्होंने एक पत्र लिखा है राजस्थान सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, कि यूसीसी में जो आदिवासी सिर्फ हिंदू लिख रहा है उसी को यूसीसी से बाहर रखा जाए। जो आदिवासी ट्रेडिशनल रिलीजन फॉलो कर रहा है या अन्य धर्म फॉलो कर रहा है, उनको यूसीसी में सम्मिलित किया जाए और उनके राइट्स खत्म कर दिया जाए। इस तरह के उदयपुर सांसद ने पत्र लिखा है। उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और विरोध के साथ हम तर्क दे रहे हैं। हम स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि यूसीसी और धर्म दोनों अलग चीज है। यूसीसी में जबरदस्ती धर्म को डाल के आदिवासी इलाके में धार्मिक कार्ड खेलना चाह रही है बीजेपी। उत्तराखंड में यह चीज नहीं हुई, मध्य प्रदेश में यह चीज नहीं हुई, केंद्र में यह चीज नहीं हुई। वहां पर बीजेपी की सरकार है, तो क्या राजस्थान की बीजेपी की सरकार अलग से ये चीजें क्यों डाल रही है बीच में, और आदिवासी समुदाय को आपस में धार्मिक चीजों में उलझा के आपस में क्यों ला रही है? आदिवासी, ईसाई या मुस्लिम या अन्य बना है, उनको डिलिस्टिंग किया जाए। जनजाति सुरक्षा मंच के नाम से दिल्ली में बड़ा आंदोलन हुआ। नाम था जनजाति सुरक्षा मंच, सुरक्षा, लेकिन जो काम हो रहा है वो जनजाति विरोधी मंच के रूप में हो रहा है। उसका नाम जो है उस अनुरूप काम नहीं हो रहा है। वो बीजेपी आरएसएस का एक एजेंडा है। डिलिस्टिंग के माध्यम से ये लोग कई आदिवासी समुदाय को बाहर करना चाह रहे हैं। ये सच है कि आदिवासी समुदाय हिंदू धर्म भी फॉलो करता है, कई ईसाई भी करते हैं, कई लोग मुस्लिम भी कर रहे हैं, कई लोग जैन धर्म भी अपना रखा है, कई बुद्धिज्म भी है। लेकिन आदिवासियों को खत्म करना, और बीजेपी देश में वर्तमान धर्म की राजनीति के आधार पर ही टिकी हुई है, और आदिवासी समुदाय को अस्थायी वोट बैंक बनाने के लिए बीजेपी सरकार
आदिवासियों के अंदर धार्मिक लड़ाई डलवा के भविष्य की राजनीतिक की रोटियां सेकने के लिए बीजेपी सरकार डिलिस्टिंग और यूसीसी में आदिवासियों की धार्मिक जो अड़चन डालने का काम कर रहे हैं, वो भविष्य की राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है बीजेपी की सरकार। इससे आदिवासी समुदाय को नुकसान होना है। हम कह रहे हैं कि आदिवासी समुदाय को अधिकारों की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है। आप धर्म के मामले में उलझा के आदिवासी समुदाय को गुमराह करने का काम नहीं करे। डिलिस्टिंग जिस तरह से ला रहे हैं उसका हम विरोध कर रहे हैं और यूसीसी में पायलट डालने की प्लानिंग में है। आदिवासी राइट्स उसको सुरक्षित किया जाएगा। बाकी जो है ट्रेडिशनल, जैसे किसने आदिवासी लिख दिया रिलीजन, किसी ने दूसरा धर्म लिख लिया, अगर उनको करना ही है तो सबको डिलिस्टिंग में लिया जाए जिन्होंने अन्य धर्म अपना रखा है। सिर्फ एक विशेष धर्म के आधार पर आदिवासियों को घसीटने का काम नहीं करें। इन्हीं के साथ काफी कई गंभीर विषय भी चल रहे हैं राजस्थान में।